गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काफ़ी दिनों से स्कूल बंद चल रहा है और आप लोग बिल्कुल घर में हैं और मुझे यह विश्वास है कि आप घर में रहते हुए स्वस्थ एवं प्रसन्नचित होंगे। और अभी विद्यालय खुलने में जैसे कि सरकार की मंशा है, समय लग सकता है। तब तक के लिए यहाँ से ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ हैं। यहाँ से हर विषय का वीडियो आपके थ्रू आप तक पहुँचाया जा रहा है यहाँ से। और आपसे मेरी एक गुजारिश है कि आप घर में रहते हुए इस समय कक्षा 9 की मैथमेटिक्स पूरा अच्छी तरह से दोहरा डालिए, लगा डालिए, एक बार पुनः उसको लगा डालिए। आपको फैक्टर पढ़ाया गया है, गुणनखंड पढ़ाया गया है, इक्वेशंस पढ़ाए गए हैं, जितनी सारी चीज़ें पढ़ाए गए हैं, थ्योरम्स, कंस्ट्रक्शंस वगैरह, सारी चीज़ों को आप एक बार तैयार कर डालिए। क्योंकि कक्षा 10 की मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए कक्षा 9 की मैथमेटिक्स अति आवश्यक है, क्योंकि बेस वही है कक्षा 9 की मैथमेटिक्स। तो आज हम आप लोगों के लिए मूल मंत्र यहाँ पर बताएंगे, गणित का मूल मंत्र, फार्मूला। इस फार्मूले को कई बार आपको बताया जा चुका है, लेकिन मैं आज यहाँ इस फार्मूले को लिख रहे हैं और आप लोग इसको लिख करके कंठस्थ कर लीजिएगा। क्योंकि जब भी स्कूल खुलेगा तो हम इस फार्मूले को आपसे अवश्य पूछेंगे। मेरी ये अपेक्षा रहेगी कि आप अच्छी तरह से फार्मूले को याद कर लें। तो सबसे पहले मैं उन फार्मूलों को लिखूंगा जिनका कि अति आवश्यक है हाई स्कूल के मैथमेटिक्स में या किसी भी मैथमेटिक्स के लिए। गणित पढ़ना है तो गणित के फार्मूले, जो बेस फार्मूले हैं, आपको आना चाहिए। तो आप देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। a प्लस बी का होल क्यूब दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। a क्यूब प्लस b क्यूब दिस इज इक्वल टू a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, एंड सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। a क्यूब माइनस b क्यूब दिस इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, एंड a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस c। तो इस तरह से कम आप इतने फार्मूले, इस फार्मूले को आपसे को कई बार लिखाया जा चुका होगा, 9th में भी लिखाया गया होगा, लेकिन इसके बावजूद दिक्कतें होती हैं। जब स्टार्ट होता है क्लास, आपसे पूछा जाता है तो आप
भूले रहते हैं, तो फिलहाल इस समय आप घर पर बैठकर अच्छे ढंग से इसको लिख करके प्रैक्टिस कर डालिए, तो ये फार्मूले आपको याद हो जाएं। और कक्षा 9th में जो भी आपको पढ़ाया गया है, विशेष रूप से मैं आपसे आग्रह करूंगा कि फैक्टर की पूरी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे जो गुणनखंड आपको बताया गया, गुणनखंड को अच्छी तरह से आप पढ़ डालिए। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, समीकरण आपको एक चर राशि का एक घातीय समीकरण भी पढ़ाया गया होगा, तो उसको आप तैयार कर डालिए। इतनी सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं आप इसको तैयार कर लें। और हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे फिलहाल इक्वेशन से, समीकरण से स्टार्ट कर रहे हैं। और समीकरण आप पढ़े भी हैं, लेकिन समीकरण देखिए, समीकरण आप इसे पढ़ चुके हैं, लेकिन आप पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, आपको 9th में पढ़ाया गया होगा। यहां पर हम क्या पढ़ेंगे अभी आपको मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम आपको समीकरण का डिफिनीशन बताएंगे। आप कक्षा 9th में भी पढ़े होंगे, लेकिन फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं कि व्हाट इज इक्वेशन। तो समीकरण ऐसा द्विपक्षीय व्यंजक जो अपने चर के किन्हीं विशेष मानों के लिए संतुष्ट हो। ऐसा द्विपक्षीय व्यंजक जो अपने चर के किन्हीं विशेष मानों के लिए संतुष्ट हो, समीकरण कहलाता है। तो सबसे पहले हम बोले हैं कि ऐसा द्विपक्षीय व्यंजक कहने का मतलब समीकरण में हमेशा दो पक्ष होते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। यानी अगर कोई कहीं अगर लिखा हुआ हो एक साइड केवल, और आपसे पूछा जाए कि यह इक्वेशन है कि नहीं, तो सीधा जवाब आपके पास होगा कि दिस इज नॉट इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन में हमेशा दो पक्ष होते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ इक्वेशन लिख रहा हूं, जैसे 3x + 4 = 3, 2x - 3y = 4, 3x² - 5 = 3, 3x² - 5x + 7 = 0, 2x² - 5x + 3। अब यहां देखिए, यह पहला जो लिखा गया है, दो पक्ष हैं, इक्वेशन ये भी है, इसमें भी दो पक्ष है, ये भी इक्वेशन है, इसमें भी दो पक्ष है, ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है। लेकिन क्या ये इक्वेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें एक पक्ष है। तो इस तरह से हम इक्वेशन को हम देख लें कि कहीं पर भी कोई चीज लिखा हो तो यह एक एक्सप्रेशन है, व्यंजक है, यह आपका पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं है। तो अब यह भी इक्वेशन, यह भी इक्वेशन, यह भी इक्वेशन, सभी इक्वेशन है, लेकिन अब सब में कुछ न कुछ अंतर है। अंतर क्या है? इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि वेरिएबल चर केवल एक है, एक। तो इसमें चर दो है, x एंड y। इसमें भी चर एक ही है, यहां भी चर एक ही है। तो इस तरह का इक्वेशन कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यह आप 9th में पढ़ चुके हैं कि 3x + 4 = 3। इस तरह का इक्वेशन आपको 9th में पढ़ाया गया है। यह वाला इक्वेशन जो यह समीकरण लिखा गया है, ये आपको 10th में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि यहां पर दो वेरिएबल्स हैं, x एंड y। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये आपको हाई स्कूल में पढ़ाया जाएगा, कक्षा 10 में। यह इसमें इस इक्वेशन में वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन वेरिएबल का जो पावर है, जो घात है, वो दो है। यहां पर घात एक है।
तो इस तरह का इक्वेशन आपको 9th में पढ़ाया गया है और बताया गया होगा कि एक घाती जो समीकरण लिखा हुआ है, एक घाती और एक वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, और इसकी घात भी एक है। तो इसको जब भी हम सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है एक आती है, यानी कोई भी इक्वेशन जितने घात का होता है उसको सॉल्व करने पर उतने ही उसके मान आते हैं। तो इसलिए यह समीकरण एक घात का है, इसलिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो केवल एक मान आएगा। और इसका सॉल्व आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसको हम क्या करते हैं कि 3x इज इक्वल टू, यह जो कांस्टेंट है इसको हम राइट साइड में कर देते हैं, और कोई भी चीज लेफ्ट से राइट या राइट से साइड जब की जाती है इसको ट्रांसपोज कहते हैं, पक्षांतर कहते हैं हिंदी में, तो उसके साइन को बदल दिया जाता है। ये सारी चीजें आपको नीचले कक्षाओं में बताई गई हैं, 9th में बताया गया होगा, 8 में बताया गया होगा कि जो भी चीजें लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ली जाती हैं तो उनके साइन को चेंज कर दिया जाता है। अगर पॉजिटिव है साइन यानी धन चिन्ह है तो ऋण चिन्ह हो जाएगा, ऋण चिन्ह है तो धन चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर 3x इज इक्वल टू 3 - 4 हो जाएगा, और 3x इज इक्वल टू 3 - 4 मीन्स -1, तो 3x इज इक्वल टू -1। यहां से आप देखेंगे कि 3x इज इक्वल टू 3 - 4, 3 - 4 मीन्स -1 एंड x इज इक्वल टू -1/3। ये सारी चीजें आपको क्लास 9th में बताई जा चुकी हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे ये इक्वेशन कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो इसको अब आपको पढ़ाया जाएगा अभी इसी मतलब क्लास 10th में। यह भी 1 वेरिएबल का है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, यहां पर इसकी घात क्या है, 1 है, तो 1 घात का एक चर का समीकरण आपको कक्षा 9th में पढ़ा दिया गया है। एक चर का 2 घात का यह 10 में पढ़ाया जाएगा, और ऐसे इक्वेशन को कहते हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यह द्विघात का समीकरण है। यह भी देखिए इसमें भी द्विघात है, घात द्विघात भी है, 1 घात भी है, लेकिन सबसे बड़ी घात जो होती है उसी को लिया जाता है। तो यह भी द्विघात का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यह भी है, यह भी है। तो यहां पर जब हम इसको हल करेंगे तो चूंकि x का पावर 2 है, इसलिए इसको जब हल करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी 2 वैल्यू आएगी। इसको भी हल करेंगे तो x का जो मान आएगा यानी x की जो वैल्यू आएगी 2 आएगी। जैसे यहां पर हम हल किए हैं तो x की 1 वैल्यू आई है, क्यों? क्योंकि x की घात 1 है। किसी भी समीकरण में जो चर की घात होती है उसको हल करने पर उतने ही उसके मान आते हैं। अगर किसी भी समीकरण में चर की घात यहाँ 1 है तो x की वैल्यू 1, यहां पर x की घात 2 है तो वैल्यू 2 आएगी, यहां भी 2 आएगी। अगर 3 घात का कोई समीकरण है उसको हल करेंगे तो उस चर का मान अगर x में हमारा इक्वेशन है तो x के 3 मान आएंगे। 4 घात का समीकरण है 4 मान आएंगे। लेकिन यहाँ पर हाई स्कूल स्तर में जो आपका सिलेबस है वो केवल 2 घात तक के समीकरण का है। यह भी आप जान लीजिए कि कोई भी समीकरण को जब हल करते हैं तो उसके जो मान आते हैं वह मान कहलाते हैं मूल, समीकरण के मूल। अगर आपसे कोई पूछता है कि समीकरण के मूल से क्या तात्पर्य है तो आप एक लाइन में जवाब देंगे कि जब किसी समीकरण को हल किया जाता है तो जो उसका मान आता है वही उसका मूल कहलाता है। मूल इंग्लिश में इसको रूट्स कहते हैं, रूट्स। तो यह अक्सर आपसे पूछा जाएगा और आपसे अपेक्षा है कि आप अवश्य उसको बताएंगे कि समीकरण क्या होता है, समीकरण के मूल क्या होते हैं। तो समीकरण की परिभाषा आपको मैं बता दिया कि ऐसा द्विपक्षीय व्यंजक जो अपने चर के किन्हीं विशेष मानों के लिए संतुष्ट हो समीकरण कहलाता है। समीकरण के मूल से क्या तात्पर्य है? जब किसी समीकरण को हल किया जाता है
तो जो उसके मान आते हैं वही समीकरण के मूल कहलाते हैं। ठीक, तो यहां पर हम लोग सबसे पहले जो समीकरण स्टार्ट करेंगे वो यह समीकरण स्टार्ट करेंगे। यह समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण, वर्ग समीकरण। हिंदी में इसका दो नाम है, द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण। इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो समीकरण की आपको परिभाषा बता दिया गया है। अगर द्विघात समीकरण की कोई परिभाषा पूछता है तो सीधे सीधे हम ऐसे कहेंगे, ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। और द्विघात समीकरण है तो उस समीकरण को हल करने पर इसके 2 मान आएंगे और यह मान क्या कहलाएंगे? समीकरण का मूल कहलाएंगे। तो इस तरह से द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं। तो द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण, और दूसरा होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्रित द्विघात समीकरण, 2 तरह के द्विघात समीकरण होते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? मिश्रित द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? जैसे अभी जो मैं एग्जाम्पल लिखा था उसमें दोनों लिखा था, शुद्ध द्विघात भी लिखा था, मिश्रित द्विघात भी लिखा था। मैं फिर से लिख दे रहा हूं, जैसे शुद्ध द्विघात x² - 5 = 0 और मिश्रित द्विघात x² - 5x + 7 = 0। देखिए दोनों तरह के इक्वेशन को मैं लिख दिया हूं। यह शुद्ध द्विघात है, यह शुद्ध द्विघात है और यह मिश्रित द्विघात है। अब शुद्ध द्विघात क्या है? शुद्ध द्विघात की क्या परिभाषा होती है? ऐसा द्विघात समीकरण या ऐसा समीकरण जिसमें चर की केवल 2 घात हो, माने इसमें एक घात वाला पद न हो। इसमें देख रहे हैं कि जो चर है, चर का घात 2 है, इसमें चर के एक घात वाला पद नहीं है, तो इसलिए इसको शुद्ध द्विघात कहेंगे। और इसमें द्विघात का भी पद है, एक घात का भी पद है। देखिए x की 1 घात है और यहां कांस्टेंट है। इसमें क्या है? केवल x की 2 घात है और कांस्टेंट है। यानी केवल अगर ऐसा द्विघात समीकरण जिसमें चर की केवल 2 घात ही उपलब्ध हो, एक घात उपलब्ध न हो, तो ऐसे समीकरण को शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। और ऐसा द्विघात समीकरण जिसमें चर की 2 घात भी उपलब्ध हो, एक घात भी उपलब्ध हो और कांस्टेंट भी उपलब्ध हो, तो ऐसे को क्या कहते हैं? मिश्रित द्विघात समीकरण। तो शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने का मेथड है केवल ये फार्मूला। आप देखिए a² - b², इसकी सहायता हम लेंगे और हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने का मेथड। इसको हल करने का, मिश्रित द्विघात को हल करने के 4 मेथड हैं। मिश्रित द्विघात को हल करने के 4 मेथड हैं। इसमें फर्स्ट है गुणनखंड द्वारा। किसके द्वारा? गुणनखंड द्वारा। और दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर, तीसरा है सूत्र द्वारा और चौथा है ग्राफ द्वारा। तो ग्राफ द्वारा आपके हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में नहीं है, तो हम लोग केवल यहां पर मिश्रित द्विघात समीकरण को हल करेंगे गुणनखंड द्वारा, पूर्ण वर्ग बनाकर, सूत्र द्वारा। सूत्र क्या है हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो देखिए इसमें गुणनखंड द्वारा आ गया, पूर्ण वर्ग बनाकर, सूत्र द्वारा। तो इसका मतलब यह है
कि आपको गुणनखंड आना चाहिए। गुणनखंड में त्रिपद गुणनखंड, ट्रिनोमियल फैक्टर, पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे गुणनखंड करते हैं, ये सारी चीजें आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको देखने के बाद आप तत्काल ये सब चीजें जो आज बताया गया है इसको रिपीट करते हुए गुणनखंड आप कक्षा 9th का गुणनखंड पूरा दोहरा डालिए। पूर्ण वर्ग से गुणनखंड कैसे करते हैं, त्रिपद से कैसे करते हैं, क्योंकि अगर गुणनखंड आपको मालूम है तो फिर इस द्विघात समीकरण को हल करने में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। लेकिन अगर गुणनखंड आपको नहीं तैयार है कक्षा 9th का, तो ये समझ जाइए कि फिर सारी दिक्कत आपको होगी या तो द्विघात समीकरण को पढ़ने में। और आप देख रहे हैं कि समय भी इस समय कैसा चल रहा है, महामारी का समय चल रहा है। इस समय हम लोग सभी लोग घर में हैं, आप लोग भी घर में हैं, तो ऑफलाइन कक्षाएं चल नहीं पा रही हैं। वैसे जब विद्यालय खुलेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि हर विद्यार्थियों से मैं रूबरू जब होऊंगा तो मैं देखूंगा कि किसको गुणनखंड नहीं तैयार है। लेकिन फिलहाल अभी आप घर पर बैठ करके अगर मतलब हो सके तो आप अच्छी तरह से गुणनखंड तैयार कर डालिए। अगले वीडियो में मैं देखूंगा, फिर आपको इसके हल करने के लिए बताऊंगा। तब तक के लिए पूरी शुभकामना हमारी आपके साथ है और आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।